कहानी की शुरुआत टोक्यो के मशहूर शिबुया क्रॉसिंग से होती है, जहां तीन दोस्त बिना किसी टेंशन के सड़कों पर घूम रहे होते हैं। अचानक ट्रैफिक सिग्नल बदल जाता है और उनकी वजह से बड़ा हादसा होते होते बचता है। डर कर तीनों मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में छुप जाते हैं, लेकिन तभी बाहर अजीब फायरवर्क्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर सुनसान हो जाता है, फोन्स डेड हो जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है और टोक्यो की भीड़ भाड़ वाली सड़कें एकदम खाली नजर आने लगती हैं। तीनों हैरान होते हैं कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए। तभी एक जायंट स्क्रीन पर मैसेज आता है, गेम स्टार्ट। एरोज उन्हें एक बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं जहां उन्हें स्पेशल फोन्स दिए जाते हैं। वहां एक मिस्टीरियस लड़की उन्हें बताती है कि अब वो डेडली गेम में फंस चुके हैं और बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, गेम जीतना। पहला गेम बेहद खतरनाक होता है। हर कमरे में दो दरवाजे होते हैं, एक लाइफ और दूसरा डेथ। लिमिटेड टाइम में सही दरवाजा चुनना होता है, वरना मौत तय है। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते हैं, लेकिन एक लड़की गलत दरवाजा चुनते ही मारी जाती है। तभी सबको एहसास होता है कि ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि असली मौत का खेल है। धीरे धीरे मेन कैरेक्टर बिल्डिंग के पैटर्न को समझना शुरू करता है। हर रूम पिछले रूम से जुड़ा होता है और सही रास्ता दिमाग से ढूंढना पड़ता है। आखिरकार वो अपने दोस्तों के साथ गेम क्लियर करके बाहर निकल आता है। बिल्डिंग से बाहर आते ही सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी फोन पर मैसेज आता है, गेम ओवर, और हर किसी को 3 दिन का वीजा मिल जाता है। पास ही एक कार्ड भी रखा होता है। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि ये खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। उसका खुद का वीजा खत्म हो चुका होता है और कुछ ही देर में उसे लेजर मार देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वीजा ही उनकी जिंदगी का टाइम है। अगर समय खत्म हुआ तो सीधी मौत। अगले दिन भी शहर बिल्कुल खाली और डेड ही होता है, जैसे दुनिया को खत्म हुए काफी वक्त हो गया हो। वो लोग एक मॉल में रुकते हैं जहाँ उन्हें समझ आता है कि हर प्लेयर अलग समय पर इस दुनिया में आया है, यानी सबकी टाइमलाइन अलग है और कहीं ना कहीं कोई इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब शाओ शुआई और उसका दोस्त फैसला करते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो जल्दी से इस सिस्टम को समझना होगा। अगले दिन वो एक नए गेम लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पहले से कई लोग मौजूद होते हैं। तभी फोन पर नया गेम अनाउंस होता है, डिफिकल्टी स्पेड। अब साफ हो जाता है कि हर गेम अलग टाइप का होगा। गेम का असली खौफ शुरू होता है। खिलाड़ियों को समझाया जाता है कि हर कार्ड का अपना अलग मतलब है। स्पेड यानी फिजिकल गेम्स, डायमंड मतलब इंटेलिजेंस, क्लब टीम वर्क और सबसे खतरनाक हार्ट, जहाँ इंसानी इमोशंस और बिट्रेयल से खेला जाता है। इस बार जो गेम शुरू होता है उसमें सभी को 20 मिनट के अंदर सेफ जोन ढूंढना होता है। अगर किसी को किलर पकड़ ले या टाइम खत्म हो जाए तो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। गेम शुरू होते ही सब लोग अलग अलग फ्लोर्स पर फैल जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद किलर कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ जाती है। वो एक मास्क्ड आदमी होता है जिसके हाथ में मशीन गन होती है। जैसे ही वो सामने आता है कुछ प्लेयर्स तुरंत मारे जाते हैं। एक लड़का पैनिक में गेम छोड़ने की बात करता है, लेकिन यहाँ गेम क्विट करने का मतलब भी मौत ही होता है। उधर दूसरी तरफ 2 लड़कियां जान बचाकर भाग रही होती हैं, लेकिन उनमें से एक गिर जाती है। उसकी दोस्त पीछे मुड़कर मदद करने की कोशिश करती है और उसी पल गोली का शिकार बन जाती है। इसी बीच हीरो एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करता है। किलर ने हेलमेट पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका विजन लिमिटेड होता है और वो सिर्फ सामने ही देख सकता है। हीरो तुरंत बाकी प्लेयर्स को उसकी पोजीशन बताने लगता है ताकि सब मिलकर उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकें और सेफ जोन ढूंढ सकें, लेकिन डर की वजह से कोई भी टीम वर्क नहीं करना चाहता। सिर्फ एक लड़की उसकी बात सुनती है, बाकी लोग अपने अपने बचने में लगे रहते हैं। टाइम तेजी से खत्म हो रहा होता है और अब सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। तभी एक स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव आदमी फैसला करता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, उन्हें किलर पर हमला करना पड़ेगा। वो प्लान बनाता है कि एक आदमी उसे ट्रैप में फंसाएगा और बाकी पीछे से अटैक करेंगे। हीरो को सेफ जोन ढूंढने का काम दिया जाता है, जबकि बाकी लोग किलर को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल के बाद कुछ लोग मिलकर गेम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान कई मासूम लोग मारे जाते हैं। अब हीरो इमोशनली टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये गेम सिर्फ जान लेने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इंसानों के डर, सेल्फिशनेस और इमोशन से खेलने के लिए बनाए गए हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक नए गेम अरीना की तरफ बढ़ते हैं। तभी फोन पर नया कार्ड दिखाई देता है, हार्ट। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि हार्ट गेम्स सबसे खतरनाक माने जाते थे। अब गेम पूरी तरह इमोशंस और बिट्रेयल पर आ चुका था। जैसे ही वुल्फ कार्ड हीरो के पास आती है, सबको समझ आने लगता है कि इस खेल में असली खतरा कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसानों की खुद की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। रूल ये होता है कि जिस इंसान के पास वुल्फ होगा वही आखिर में जिंदा बचेगा, और ये कार्ड सिर्फ आंखों से कांटेक्ट होने पर दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर होती है। यही वजह थी कि अचानक सब एक दूसरे से बचने नहीं बल्कि एक दूसरे का शिकार करने लगे। सबसे पहले लिन को समझ आता है कि असली ताकत वुल्फ बनने में है। वो तुरंत कार्ड अपने पास लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। पीछे से उसका दोस्त तलवार उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर पहले तक जो लोग साथ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि दोस्ती, भरोसा और इंसानियत सब पीछे छूटने लगते हैं। हीरो अब भी मानता था कि इस गेम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। वो बार बार सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता है जब कार्ड बार बार लोगों के बीच ट्रांसफर होने लगती है और पूरा माहौल पागलपन में बदल जाता है। घायल होने के बावजूद भी उसका दोस्त अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता रहता है, जबकि लेन सिर्फ खुद के बचने के बारे में सोच रही
रही होती है। भागते भागते हीरो एक टूटी हुई ग्लास वॉल के पास पहुंचता है और कॉलर हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कॉलर नहीं हटा तो गेम खत्म होते ही मौत तय थी। लेकिन डर और प्रेशर की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। हीरो बार बार अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब भी उसके पिता और भाई उसे निकम्मा समझते थे, तब उसके दो दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। वही दोस्त उसके लिए असली परिवार जैसे थे। उसे एहसास होता है कि अगर उसके दोस्त ही नहीं रहे तो फिर उसके जिंदा रहने का क्या मतलब है। यही सोचकर वो फैसला करता है कि वुल्फ कार्ड अपने दोस्तों को दे देगा ताकि वो बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त भी यही सोच रहे होते हैं। घायल होने के बावजूद भी वो दोनों छिप जाते हैं ताकि हीरो उन्हें ढूंढ ना सके। नियम के मुताबिक शीप को छिप कर रहना था ताकि वुल्फ उसे देख ना सके। अब हालत ऐसी हो जाती है कि तीनों दोस्त एक दूसरे को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार थे। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। जंगल में छिपे हुए दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहते हैं। आखिर में उनमें से एक अपने दोस्त को पकड़कर सिर्फ इतना कहता है, माफ करना, शायद मैं बहुत सेल्फिश था। उधर हीरो पागलों की तरह उन्हें ढूंढता फिरता है। आखिरी वक्त पर उसका दोस्त सामने आता है, लेकिन जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है ताकि कार्ड ट्रांसफर ना हो सके। वो मुस्कुराकर सिर्फ थैंक यू कहता है और फिर समय खत्म हो जाता है। अपने दोनों सबसे करीब दोस्तों को खोने के बाद हीरो पूरी तरह टूट जाता है। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठकर चीखता रहता है। अब उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बचती। वो बस सड़क पर लेटकर अपने वीजा के खत्म होने का इंतजार करने लगता है ताकि बिना लड़े मौत उसे ले जाए। लेकिन तभी कहानी में एक नई लड़की उसका सहारा बनती है। लड़की हीरो को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही सड़क पर पड़ा मौत का इंतजार करता रहा तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसके दोस्त वापस नहीं आएंगे। आखिरी पल में उन्होंने अपनी जिंदगी देकर उसे बचाया था, इसलिए अब उसका हार मान लेना उनके सैक्रिफाइस की बेइज्जती होगी। ये बातें सुनकर हीरो अंदर से हिल जाता है। दर्द अब भी था, लेकिन उसे समझ आने लगता है कि उसके दोस्तों की आखिरी इच्छा यही होती कि वो जिंदा रहे और लड़ता रहे। कुछ समय बाद लड़की उसे एक नए गेम में ले जाती है। इस बार गेम पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। शुरुआत एक पुरानी बस से होती है जहाँ पहले से 3 और खिलाड़ी बैठे होते हैं। सबके चेहरों से साफ लग रहा था कि वो नए नहीं हैं। तभी फोन पर गेम की जानकारी आती है। क्लब 4 मतलब टीम वर्क वाला गेम, लेकिन डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा। रूल सीधा था, तय समय के अंदर दौड़ते हुए फिनिश पॉइंट तक पहुँचना होगा वरना मौत तय है। गेम शुरू होते ही सभी लोग सड़क पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। फोन में दिख रहा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। शुरुआत में सबको लगता है कि बस दूरी पूरी करनी है, लेकिन जल्द ही हालत खराब होने लगती है। रास्ते में पानी और खाना मिलता है, मगर कोई भरोसा नहीं करता कि वो सुरक्षित है या नहीं। तभी अंधेरी सड़क पर उन्हें एक खतरनाक जंगली जानवर दिखाई देता है। अगले ही पल वो जानवर उन पर हमला कर देता है। सब लोग कारों के बीच से भागते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी पीछे रह जाता है और उस जानवर का शिकार बन जाता है। उसकी मौत बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है। भागते भागते हीरो की नजर एक पुरानी मोटरसाइकिल पर पड़ती है। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है कि इस दुनिया में पुराने डीजल वाले व्हीकल्स अब भी चल सकते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वो फ्यूल लेकर वापस जाए तो बस चला सकता है और पीछे छूटे घायल आदमी को बचा सकता है। समय बहुत कम बचा था, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लौट जाता है। उधर बाकी लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक पीछे से तेज पानी का सैलाब उनकी तरफ आने लगता है। अब ये गेम सिर्फ दौड़ का नहीं, मौत से भागने का बन चुका था। आखिरी कुछ मिनटों में हालत बेहद खतरनाक हो जाती है। एक आदमी थक कर गिर जाता है और अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए मौत का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक हीरो बस लेकर पहुंच जाता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। तेज पानी बस को पलट देता है, लेकिन किसी तरह वो लोग जिंदा बच जाते हैं। जब सब बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा शॉक मिलता है। बस पर लिखा होता है गोल, यानी जिस बस से गेम शुरू हुआ था वही असली फिनिश पॉइंट थी। उन्हें शुरुआत से ही दूर भागने की नहीं, सच समझने की जरूरत थी। पिछला गेम खत्म होने के बाद सबको एहसास होता है कि कितने लोग बेवजह मारे गए। घायल आदमी हीरो और लड़की का शुक्रिया अदा करके अलग हो जाता है, लेकिन हीरो के दिमाग में अब भी बीच नाम की जगह घूम रही होती है। उसे लगता है कि शायद वहीं इस पूरी मौत की दुनिया का जवाब मिलेगा। दोनों कई लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ खिलाड़ी हमेशा ग्रुप में घूमते हैं। उनके हाथों में एक जैसे बैंड्स होते हैं और सबसे अजीब बात, वो लोग गेम्स आसानी से क्लियर भी कर लेते हैं। एक दिन अचानक दोनों देखते हैं कि वही लोग चलती हुई कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें बंद पड़ी थी। हीरो और लड़की उन लोगों का पीछा करने का फैसला करते हैं। घंटों भागने के बाद आखिरकार उन्हें बीच मिल ही जाता है, लेकिन ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ बाहर हर तरफ मौत और सन्नाटा था, वहीं यहाँ रोशनी, म्यूजिक, पार्टी और लोगों की भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया कभी खत्म ही नहीं हुई। लेकिन अंदर की सच्चाई उतनी खूबसूरत नहीं थी। कुछ ही देर में दोनों को पकड़कर बीच के लीडर के सामने लाया जाता है। उसका नाम हैटर होता है। वो बताता है कि इस दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, सभी प्लेइंग कार्ड्स कलेक्ट करना। उसके मुताबिक ये दुनिया कोई सपना नहीं, बल्कि एक अलग रियल्म है जहाँ चुने हुए लोगों को भेजा गया है। अगर पूरी डेक कलेक्ट हो जाए तो कोई एक इंसान वापस अपनी असली दुनिया में लौट सकता है। इसी मकसद से उसने बीच नाम का ये बड़ा ग्रुप बनाया है। बीच
के अपने रूल्स होते हैं। पहला, हर किसी को सिर्फ स्विमवेयर पहनना होगा ताकि कोई वेपन छुपा ना सके। दूसरा, गेम जीतकर मिलने वाले कार्ड्स पूरे ग्रुप के होंगे। तीसरा, जो भी रूल्स तोड़ेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। दिन में यहाँ लोग गेम्स खेलते हैं और रात को पार्टी, डांस और शराब में खुद को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे हर इंसान के अंदर डर छुपा होता है। हीरो को जल्दी समझ आने लगता है कि बीच बाहर से पैराडाइज लगता है, मगर अंदर से ये भी उतना ही डेंजरस है जितनी बाकी ये रहस्यमयी दुनिया। अब बीच में हीरो की जिंदगी का नया फेज शुरू होता है। यहाँ हर रात किसी न किसी मौत वाले गेम का ऐलान होता था। बीच के लोग अपनी बड़ी टीम और ताकत की वजह से कई गेम्स आसानी से क्लियर कर लेते थे। सबसे खतरनाक ग्रुप था मिलिटेंट्स, जिसे एक ताकतवर आदमी लीड करता था। उसके साथ कुछ बेहद डेंजरस लोग भी थे जिनसे पूरा बीच डरता था। दूसरी तरफ हैटर और उसके लोग थे जो रूल्स और डिसिप्लिन से बीच को चलाना चाहते थे। दोनों ग्रुप्स के बीच हमेशा टेंशन बनी रहती थी। इसी दौरान हीरो और लड़की को अलग अलग गेम्स में भेज दिया जाता है। हीरो के साथ इस बार एक स्मार्ट और मिस्टीरियस लड़की होती है। गेम था डायमंड 4 यानी दिमाग वाला चैलेंज। रूल्स सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे में 3 स्विचेस थे, A, B और C। इनमें से सिर्फ एक सही था जो लाइट जला सकता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि डोर बंद होने पर स्विचेस को जितनी बार चाहो यूज कर सकते थे, मगर तब रिजल्ट दिखाई नहीं देता था। और जैसे ही डोर खुलता सिर्फ एक बार स्विच दबाने का मौका मिलता। ऊपर से कमरे में पानी भर रहा था और छत पर खुले इलेक्ट्रिक वायर्स थे। अगर समय खत्म हो जाता तो पूरा कमरा करंट से भर जाता। कुछ देर सोचने के बाद हीरो ट्रिक समझ जाता है। वो सही तरीके से स्विचेस चेक करके आंसर निकाल लेता है और सभी लोग आखिरी वक्त में गेम क्लियर कर लेते हैं। वापस बीच आने पर उसे राहत मिलती है कि लड़की भी जिंदा लौट आई है। दोनों के बीच अब ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। बीच के कुछ लोग मजाक में उन्हें कपल तक कहने लगते हैं, क्योंकि इस मौत भरी दुनिया में लोग छोटी छोटी खुशियों को पकड़कर जीने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिलिटेंट्स का लीडर अपने लोगों के साथ वहां आता है। वो हीरो को देखकर उसके पुराने दोस्त की मौत का जिक्र करता है और ताना मारता है कि गलत इंसान बच गया। फिर उसकी नजर लड़की पर पड़ती है और माहौल अचानक अनकंफर्टेबल हो जाता है। मिलिटेंट्स का लीडर अब पूरी तरह पावर के नशे में था। उसकी नजर लड़की पर पड़ चुकी थी और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। हीरो तुरंत बीच में आ जाता है और माहौल लड़ाई तक पहुंच जाता है। तभी अचानक हैटर वहां आ जाता है और मामला संभाल लेता है। उसकी एंट्री से सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। बाद में वो हीरो को अपने प्राइवेट मीटिंग में बुलाता है, जहाँ बीच के बड़े लोग कार्ड्स और गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मीटिंग में पता चलता है कि बीच ने लगभग सारी कार्ड्स कलेक्ट कर ली हैं। अब सिर्फ सबसे डेंजरस हार्ड 10 बाकी बची थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतनी देर में वो गेम कभी सामने ही नहीं आया। कुछ लोगों को शक था कि शायद उसके लिए कोई खास कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हैटर का वीजा भी खत्म होने वाला था, इसलिए उसे जल्द ही अगला गेम खेलना पड़ता। ये सुनकर मिलिटेंट्स के कुछ लोग सस्पिशियस तरीके से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे वो किसी बड़ी प्लानिंग में हो। अगले दिन हीरो बीच की सच्चाई और इस दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि टोक्यो के बाहर सिर्फ जंगल और बंद इलाके हैं। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें तुरंत मार दिया गया। यानी कार्ड्स कलेक्ट करना ही शायद इस दुनिया से निकलने का अकेला रास्ता था। तभी उसे एक बदबूदार बड़ा कंटेनर मिलता है। अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उन लोगों की लाशें भरी होती हैं जिन्हें मिलिटेंट्स ने रूल्स तोड़ने के नाम पर मार दिया था। इसी बीच व्हाइट हेयर्ड आदमी हीरो से खुलकर बात करता है। वो बताता है कि बीच ज्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रहेगा। मिलिटेंट्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं और जल्दी ही यहाँ केओस शुरू होने वाला है। उसका प्लान था कि केओस शुरू होने से पहले सारी कार्ड्स चुराकर भाग निकला जाए। हीरो और लड़की पहले से ही बीच से निकलना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ मिल जाते हैं। लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं जब खबर मिलती है कि हैटर मर चुका है और उसके शरीर पर गोली के निशान हैं। हैटर की मौत के बाद पूरा बीच हिल जाता है। मिलिटेंट्स जबरदस्ती अपने आदमी को नया लीडर बना देते हैं। उसी दौरान व्हाइट हेयर्ड आदमी हीरो को सीक्रेट बताता है कि कार्ड्स वाला सेफ कैसे खोला जा सकता है। हीरो चुपके से लीडर के कमरे में पहुंचता है, जबकि लड़की बाहर निगरानी करती है। काफी टेंशन के बाद वो सेफ खोल भी लेता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। हीरो मुड़कर देखता है और शॉक में रह जाता है। जिसने उसे प्लान दिया था वही उसे ट्रैप में फंसा चुका था। हीरो को पकड़ने के बाद मिलिटेंट्स उसे एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं। उसके कान, आंखें और यहाँ तक कि सूंघने की ताकत तक टेप से बंद कर दी जाती है ताकि वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए। उनका इरादा सीधा था, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए और वीजा खत्म होते ही ऊपर से आने वाली लेजर उसे मार दे। उधर व्हाइट हेयर्ड आदमी अपने असली प्लान पर काम कर रहा था। उसे पहले से शक था कि इतने इंपॉर्टेंट कार्ड्स किसी साधारण सेफ में नहीं रखे होंगे। हीरो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। जब सबका ध्यान उसकी तरफ गया तब व्हाइट हेयर्ड आदमी क्वाइटली लीडर रूम में घुस गया। वहाँ उसने नोटिस किया कि नया लीडर बार बार वॉल पेंटिंग की तरफ देख रहा था। उसी से उसे समझ आ गया कि असली सेफ पेंटिंग के पीछे छुपा है। पेंटिंग हटाते ही सीक्रेट सेफ मिल जाता है और आखिरकार वो हार्ड 10 को छोड़कर बाकी सारी कार्ड्स चुरा लेता है। लेकिन तभी अचानक बीच की बिजली चली जाती है। कुछ सेकंड बाद पावर वापस आती है, मगर अब पूरा माहौल बदल चुका होता है। स्पीकर्स पर एक आवाज गूंजती है कि बीच अब एक नए गेम का अरीना बन चुका है और यही वो गेम था जिसका सबको इंतजार भी था और डर भी। हार्ड 10 हॉल के बीचों बीच एक लड़की की लाश पड़ी होती है जिसके सीने में चाकू घुसा होता है। अनाउंसमेंट होती है कि किलर इन्हीं लोगों के बीच छुपा है। अगर 2 घंटे के अंदर असली मर्डरर नहीं मिला तो वहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। बस फिर क्या था,
पूरा बीच पागलपन में बदल जाता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। सबसे पहले शक लड़की की दोस्त पर जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन उस रात अलग थी। मिलिटेंट्स बिना कोई प्रूफ सुने उसे जिंदा आग में फेंकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बिना एविडेंस किसी को किलर नहीं मान सकते। तभी एक और लड़की के हाथ पर खून दिखाई देता है और भीड़ तुरंत उसके पीछे पड़ जाती है। इसी दौरान एक लड़की रिवील करती है कि हैटर की मौत मिलिटेंट्स ने की थी क्योंकि उसके शरीर में वही बुलेट्स मिली थी जो मिलिटेंट्स इस्तेमाल करते थे। ये सुनते ही नया लीडर गुस्से में आ जाता है और खुलेआम धमकी देता है कि अगर किलर खुद सामने नहीं आया तो वो पूरे बीच का मैसेकर कर देगा। अगले ही पल गोलियां चलने लगती हैं, लोग जान बचाकर भागने लगते हैं और पूरा बीच नरक बन जाता है। मिलिटेंट्स होटल में आग लगा देते हैं ताकि लोग बाहर भागें और उन्हें आसानी से मारा जा सके। मिलिटेंट्स ने होटल की छत पर चढ़कर लोगों को ऐसे मारना शुरू कर दिया जैसे कोई डेडली शूटिंग गेम चल रहा हो। नीचे आग, धुआं और चीखें थीं, जबकि ऊपर से गोलियां बरस रही थीं। कई लोग धुएं से बचते बचते सीधे मिलिटेंट्स के सामने पहुंच जाते और वहीं मार दिए जाते। उधर लड़की अपने दोस्त के साथ हीरो को ढूंढ रही होती है। तलाश करते हुए उन्हें एक कमरे में मिलिटेंट्स का एक मेंबर छुपा मिलता है जो खुद किसी को मारने से डर रहा होता है। उसी से पता चलता है कि हीरो को चौथी मंजिल पर बंद किया गया है। दूसरी तरफ एक पागल मिलिटेंट लगातार लोगों को मारता घूम रहा था। धीरे धीरे पता चलता है कि असली दुनिया में वो खुद बुलिंग का शिकार था, लेकिन इस दुनिया में आकर वही सबसे खतरनाक इंसान बन गया। उसकी क्रूएल्टी देखकर लगता था जैसे उसे पहली बार पावर मिली हो, लेकिन उसी रात उसकी मुलाकात व्हाइट हेयर्ड आदमी से होती है। वहीं दूसरी तरफ लड़की की दोस्त एक और बड़े राज तक पहुंच जाती है। उसे शक होता है कि किलर का सच फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है। तभी उनका सामना टैटू वाले मिलिटेंट से हो जाता है। लड़की की दोस्त उसे रोकने के लिए खुद आगे आ जाती है। देखने में कमजोर लगने वाली वो लड़की मार्शल आर्ट्स में बेहद डेंजरस निकलती है। लड़ाई के दौरान दोनों अपने अतीत के बारे में बात करते हैं। टैटू वाला आदमी पहले एक असफल राइटर था जो अपनी पुरानी जिंदगी से नफरत करता था, जबकि लड़की ने अपने असली अस्तित्व को अपनाने की हिम्मत दिखाई थी। उधर बंद कमरे में कैद हीरो किसी तरह जमीन पर गिरकर टेप हटाने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत के बाद वो आवाज निकालने में कामयाब होता है। बाहर लड़की उसकी आवाज सुन लेती है। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो हार नहीं मानती और खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचकर उसे बचा लेती है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे और हर तरफ केओस फैला हुआ था। लड़की को लगता है कि किलर शायद मिलिटेंट्स में से कोई है क्योंकि सबसे ज्यादा हत्याएं वही कर रहे थे, लेकिन हीरो इससे सहमत नहीं होता। उसे एहसास होता है कि हार्ड गेम्स सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं बनाए जाते, उनका असली मकसद इंसानों के दिल और भरोसे को तोड़ना होता है। तभी उसे अचानक पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। हैटर की मौत, बीच का उसी वक्त गेम अरीना बनना, ये सब कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता था। किलर कोई ऐसा इंसान था जो बीच को अंदर से अच्छी तरह जानता था और उसी पल हीरो समझ जाता है कि असली मर्डरर कौन है। अब आखिरी मोमेंट्स में हीरो सबके सामने आकर पूरी किलिंग रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गेम शुरू होने से पहले ही उसे बंद कर दिया गया था, इसलिए उसके पास साफ एलिबाई है। फिर वो सीधे मिलिटेंट्स के लीडर की तरफ देखकर कहता है कि अगर वो असली किलर होता तो उसे मारने का मौका पहले ही मिल चुका होता। ये सुनते ही सबका शक अचानक उस लीडर पर चला जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वो खुद भी इसे डिनाई नहीं करता। उसके लोग बंदूकें तान लेते हैं लेकिन कोई गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। तभी हीरो सबको असली सच बताना शुरू करता है। पता चलता है कि बीच का लीडर और हैटर दुश्मन नहीं बल्कि पुराने दोस्त थे। इस डरावनी दुनिया में हैटर ने लोगों को उम्मीद देने के लिए बीच बनाया था। उसने सबको ये सपना दिखाया कि सारी कार्ड्स कलेक्ट करके वो लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए एक डरावना चेहरा भी चाहिए था। इसलिए उसका दोस्त जानबूझकर रूथलेस मिलिटेंट बना रहा ताकि बाकी वायलेंट लोग कंट्रोल में रहें। इसी वजह से दोनों ग्रुप्स हमेशा बैलेंस में रहे। लेकिन धीरे धीरे पावर ने हैटर को बदल दिया। वो खुद अपने झूठ पर यकीन करने लगा। उसने रूल्स तोड़ने वालों को मरवाना शुरू कर दिया और बीच अब पैराडाइज से ज्यादा डिक्टेटरशिप बन गया। उस रात जब हैटर गेम खेलने जाने वाला था, उसके दोस्त ने उसे बीच खत्म करने की सलाह दी क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे थे, मगर हैटर ने इसे बिट्रेयल समझा और उसी पर गन तान दी। अगले पल जो हुआ उसने सब बदल दिया। हैटर की गन में बुलेट्स ही नहीं थी, यानी वो अपने दोस्त को मारना ही नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से और कंफ्यूजन में उसके दोस्त ने खुद हैटर को मार दिया। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत के बाद वो अंदर से टूट गया था। उसे लगने लगा कि बीच के सारे लोग इस ट्रेजेडी के जिम्मेदार हैं। इसी गिल्ट और हेट्रेड को इस्तेमाल करके गेम मेकर्स ने ये पूरा हार्ड गेम डिजाइन किया था। हीरो अब समझ चुका था कि हार्ड गेम्स हमेशा इंसानों के इमोशंस के उल्टा खेलते हैं। पिछली बार सब जीना चाहते थे, इसलिए गेम ने उन्हें एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया, और इस बार क्योंकि मिलिटेंट लीडर चाहता था कि सब मर जाए, इसीलिए गेम का असली सॉल्यूशन सबको बचाना था। फिर हीरो सबसे शॉकिंग बात रिवील करता है। असली किलर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी डेड बॉडी हॉल में पड़ी थी। उसने खुद अपनी जान ली थी। अगर उसकी बॉडी को फायर में डाल दिया जाए तो गेम क्लियर हो जाएगा और बाकी लोग बच जाएंगे। तभी लड़की की दोस्त खुद आगे आती है और मिलिटेंट्स के लीडर को रोकने की कोशिश करती है ताकि बाकी लोग बॉडी तक पहुंच सके। उसी वक्त फॉरेंसिक प्रूफ भी मिल जाता है कि नाइफ पर फिंगरप्रिंट्स उल्टे थे, यानी लड़की ने खुद अपने सीने में चाकू मारा था। लेकिन तभी अचानक वो पागल मिलिटेंट फिर से गन लेकर लौट आता है और हॉल दोबारा बैटलफील्ड बन जाता है। आखिरी लड़ाई में पूरा बीच जलती हुई जंग का मैदान बन चुका था। हीरो और उसकी दोस्त किसी तरह उस पागल मिलिटेंट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जो बुरी तरह जल चुका था लेकिन फिर भी लड़ रहा था। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि हर कोई बस किसी तरह बच
बचना चाहता था। आखिर में मिलिटेंट लीडर उस पागल आदमी को उठाकर समुद्र की तरफ चला जाता है और दोनों आग और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। उसके बाद बचे हुए खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि वो लड़की की बॉडी को आग में डाल सकें और गेम खत्म कर सकें। जैसे ही बॉडी आग में डाली जाती है, हार्ट 10 गेम फाइनली क्लियर हो जाता है। बचे हुए सभी प्लेयर्स को 10 दिन का वीजा मिल जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। कभी पार्टी और खुशी से भरा बीच अब सिर्फ जलता हुआ खंडहर बन चुका था। उधर व्हाइट हेयर्ड आदमी क्वाइटली वापस हॉल में जाता है और आखिरी मिसिंग कार्ड भी उठा लेता है। अब उसके पास सारे नंबर्ड कार्ड्स आ चुके थे, सिर्फ फेस कार्ड्स बाकी थे। गेम खत्म होने के बाद हीरो और उसकी दोस्त उस डेड गर्ल का फोन चेक करते हैं। तभी उन्हें सबसे शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। वो लड़की और उसकी दोस्त दोनों इस पूरी गेम सिस्टम की एम्प्लॉइज थी। उनका काम प्लेयर्स के बीच रहकर केओस फैलाना था ताकि गेम्स और डेंजरस बने। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो खुद भी पूरी तरह सेफ नहीं थी। उन्हें भी बाकी लोगों की तरह गेम्स खेलकर अपना वीजा बढ़ाना पड़ता था। अगर वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देती तो उसी वक्त लेजर्स उन्हें मार देती। फोन में मिले वीडियोस की मदद से हीरो और उसकी दोस्त एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ हजारों स्क्रीन्स लगी होती हैं जहाँ से ये डेडली गेम्स मॉनिटर किए जाते थे। वीडियोस में दिखता है कि ऑपरेटर्स लोगों को मरते देखकर सेलिब्रेट करते थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट हो। लेकिन जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा कंट्रोल रूम खाली और अंधेरा पड़ा होता है। सारे ऑपरेटर्स पहले ही मर चुके थे। तभी उन्हें समझ आता है कि ऑपरेटर्स भी असल में प्लेयर्स ही थे, और क्योंकि प्लेयर्स ने हार्ट 10 क्लियर कर लिया था, इसलिए ऑपरेटर्स हार गए और लेजर्स ने उन्हें खत्म कर दिया। उसी वक्त व्हाइट हेयर्ड आदमी और उसकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि काफी समय से वो इसी जगह को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये बस एक और लेयर थी। असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं ऊपर बैठा था। तभी अचानक सारी स्क्रीन्स एक साथ चालू हो जाती हैं और उन स्क्रीन्स पर बीच की वही स्मार्ट और काम लड़की दिखाई देती है। वो मुस्कुराकर सबको गेम क्लियर करने की बधाई देती है और फिर अनाउंस करती है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले ही पल स्क्रीन्स पर नए कार्ड्स दिखाई देते हैं। इस बार नंबर्ड कार्ड्स नहीं, बल्कि किंग, क्वीन और जैक। यानी अब शुरू होने वाला था दूसरा स्टेज, जहां सामने होंगे असली फेस कार्ड मास्टर्स। वो लड़की कहती है कि अगले दिन से नए गेम्स शुरू होंगे और इस बार बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। खिलाड़ियों को लगा था कि नाइटमेयर खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तो सिर्फ शुरुआत थी।